अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम फ़हद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर शोइंग अप। थैंक यू। और उसामा भाई एचआर की फील्ड से हैं, एचआर प्रोफेशनल हैं और तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया इनका। जितना मेरा टोटल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, इनका सिर्फ एचआर का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में। और ये उस फील्ड से हैं, एचआर की वो फील्ड है जिससे मेरी काफ़ी कंप्लेंट्स रही हैं अक्सर, और काफ़ी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की रहती हैं। क्योंकि हमारा 36 का आंकड़ा कहते हैं ना, जिसे हमारा अक्सर रहता है, खासतौर पर सेल्स वालों का फाइनेंस और एचआर से हमेशा रहता है कुछ ना कुछ पंगा। तो बड़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन होने वाली है। पहले मुझे ये बताएं कि देखिए, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया, एमपीए, और वो एचआर में हमारा मेजर्स था, लेकिन कभी एचआर को परस्यू करने का हमारा कोई इरादा, मेरा कोई रहा नहीं। लोगों ने किया, उसके बाद लोगों ने स्विच भी किया, नॉन टेक्निकल फील्ड्स में गए, टेक्निकल फील्ड्स में गए, मतलब फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन में गए, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में चले गए। एचआर को ज़्यादा दूर लेके नहीं गए। मेजॉरिटी तौर पे ख़वातीन एचआर को प्रेफर करती हैं और वो आगे लेके जाती हैं। और इसी वजह से, जिस तरह मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल एक ग्लूट्स जिसे हिप्स कहते हैं, हिप्स का वर्कआउट कोई अगर जिम में करते हुए देख लेना किसी को, बोलता है यार ये तो इंस्टाग्राम पे बेब्स करती हैं। तो इसी तरह एचआर में अगर कोई बंदा बोले पता एचआर तो लड़कियां करती हैं सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन आपने इस पर्सपेक्टिव को किस तरह देखा है और आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द एचआर इज लेड बाय फीमेल्स, बट व्हाट्स द मेल सेंट्रिक पार्ट इन इट? नहीं, डेफिनेटली फ़हद, आई थिंक दैट्स इज़ एग्जैक्टली अ मिथ। आई डोंट एग्री कि ये जो है वो सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड या एक स्पेसिफिक जेंडर ओरिएंटेड एक फील्ड है। एंड आई कैन सी के हाउ मेनी मेल स्टाफ आल्सो इनटू दिस डोमेन। और व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी लाइफ, तो ज़ाहिर है जब हम लोग जो है वो अपने बैचलर्स और मास्टर्स कर रहे थे, तो जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज की इलेक्टिव्स को जब क्या नाम है पढ़ रहे थे, तो हमारी क्लास में भी ऐसा नहीं था कि 70% फीमेल्स एंड 30% मेल्स हैं। तो इट वाज क्वाइट डाइवर्स सॉर्ट ऑफ ऑडियंस ओवर देयर जो स्टूडेंट्स थे, और वो सारे कहीं ना कहीं एचआर फील्ड के अंदर लगे और जो है उन्होंने कंटिन्यू किया अपनी फील्ड को। एंड आई एग्री कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स या सम ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो उसके बाद स्विच कर लेते हैं दूसरे डोमेन की तरफ, और जो है दूसरा डोमेन जो है वो कर लेते हैं। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। व्हाट आई बिलीव इज़ दैट के समहाउ होता ये है कि जब आप अपनी मेजर्स को चूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपने अपनी सेल्फ असेसमेंट नहीं की होती। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो एग्जैक्टली के सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर गुड एट। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई बिलीव इज़ दैट के लोगों को जब तक यही नहीं पता होता ना कि उनका पोटेंशियल क्या है, उनकी स्वाट्स क्या है, राइट। तो इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू डिसाइड देयर इलेक्टिव्स कि उनको आगे करना क्या है, राइट। तो जो सेल्स पर्सन होते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो डिफरेंट मटीरियल होता है, राइट। फाइनेंस वाले बिल्कुल डिफरेंट मटीरियल होते हैं, इस तरीके एचआर वाले भी बिल्कुल डिफरेंट मटीरियल होते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डोमेन है क्या, एंड इज इट गुड फॉर यू। और तो दूसरी चीज़ ये कि आई एम गुड एट। तो इसका मतलब है यू डिड नॉट एंड अप एक्सीडेंटली इन एचआर, यू चोज इट कॉन्शियसली। यस, ठीक है। तो आपने अपनी पर्सनालिटी को किस तरह असेस किया, या वो क्या अवेयरनेस के पॉइंट्स थे जो आपने एनालाइज किया कि यार ये मुझे एचआर में फिट करेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है फ़हद। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम बैचलर्स में थे ना, तो वी हैव मल्टीपल चॉइसेस कि हमें कौन कौन से डोमेन चूज़ करने हैं। तो आई टुक लिटिल वाइल टू अंडरस्टैंड अबाउट माई सेल्फ कि मुझे क्या चीज़ जो है वो सूट करेगी। तो जब आप बैचलर्स कर रहे होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, और तो एक चीज़ तो जो है ना वो आपको आइडिया हो जाता है एक चीज़ का, जो कि आई डोंट नो अभी तक लोगों को इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू मैनी ऑफ द इंटरव्यूज़ सिंस माय इंसेप्शन इन दिस फील्ड। लेकिन अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ फ़हद कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है, राइट। और लोगों को यही नहीं पता कि उनको एक्चुअली जो फील्ड चूज़ करनी है ना, उसके पीछे एक बेसिक वैल्यू है, और वो बेसिक वैल्यू क्या है? यू शुड एंजॉय योर जॉब। सिंपल, वेरी सिंपल इक्वेशन, यू शुड एंजॉय योर जॉब। तो अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, इफ़ यू आर गुड एट कैलकुलेशंस, इफ़ यू आर एंजॉइंग डूइंग एल्गोरिथम्स एंड कैलकुलेशंस, ठीक है, यू शुड गो टू द फाइनेंस, वहाँ जाओ, क्या नाम है, खेलो फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अंदर और वो सारी चीज़ों के अंदर। बट देयर आर सर्टेन पीपल हु लव टू हेल्प पीपल, who love to meet people, interact with people, and support people, facilitate people, right? So it's a personality trait maybe, or maybe priorities, maybe values, personal values, right? तो
मुझे ऐसा लगा अपने एक उस एरा के अंदर कि मुझे जो है वो लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। और मुझे अंदर से इंटरनली जो कहते हैं ना इनर पीस की जो हम बात करते हैं, मुझे अंदर से जो है वो बहुत खुशी और तक़वियत महसूस होती थी जब आप किसी की हेल्प करते हैं। इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल्स ओनली, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि यू आर नॉट रेडी टू डू फाइनेंशियल हेल्प फॉर एनीवन, लेकिन आप जो है वो मॉरल हेल्प कर सकते हैं, इमोशनल हेल्प कर सकते हैं, आप जो है वो किसी को सिर्फ सुन के उसकी हेल्प कर सकते हैं, यू नो, एक्टिव लिसनिंग, राइट? तो व्हाट आई तो एक्चुअली इट्स मोर अबाउट माई सेल्फ कि मुझे क्या चीज़ पसंद है और मैं क्या चीज़ इंजॉय कर सकता हूँ। और चूँकि आई वॉज यू नो वेरी मच डूइंग पब्लिक डीलिंग सॉर्ट ऑफ थिंग फ्रॉम द एज ऑफ 11 ईयर्स, मैं 11 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और कस्टमर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि वालिद साहब की एक छोटी सी जो है वो दुकान थी, पेशावरी आइसक्रीम का हमारा बिजनेस था। और उस वक्त हम लोग फाइनेंशियली इतने इस्टेब्लिश नहीं थे, इतने वेल ऑफ नहीं थे, तो वी कैन नॉट अफोर्ड एनी रिसोर्स, फर्दर रिसोर्स जो कि वालिद साहब के साथ हेल्प करे। तो आई यूज्ड टू यू नो हेल्प माई फादर व्हेन फ्रॉम द एज ऑफ 11 ईयर्स बैक इन 1999। तो मैं वालिद साहब को कभी कोई और दुकान के काम से जाना होता था, कोई सामान लेने जाना होता था, इन्वेंट्री का और सारी चीज़ें, तो मैं स्कूल से आता था, वो मुझे बुला के काउंटर पे बैठाते थे और चले जाते थे। तो वो जो काउंटर संभालने वाला जो एक पीरियड है ना, वो मैं 11 साल की उम्र से आई वॉज पार्ट ऑफ इट। तो मैंने ये सोचा कि मैं लोगों को, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को एड्रेस करता रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ, काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं। अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स मैंने दुकान पे बैठ के, काउंटर पे बैठ के कंप्लीट किया, राइट? तो बहुत कुछ सीखा उसमें। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो HR जो है ना, वो एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ रहते हुए आप लोगों से मिल भी सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस को आप जो है एड्रेस भी कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन फैसिलिटेट दैम बाय एनी मीन्स। तो ये एक मीडियम, एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है HR के थ्रू। तो इट्स अबाउट कि आपने HR की डेफिनेशन को सही तरीके से अंडरस्टैंड कैसे किया है। तो अगर आपने सही तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड किया, तो आई बिलीव इज़ दैट कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ नॉट अबाउट ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसीज़, इट्स अबाउट अप्रोचेबिलिटी, इट्स अबाउट हेल्पिंग एंड फैसिलिटेटिंग पीपल एट द सेम टाइम। तो वो चीज़ ने मुझे जो है ना थोड़ा सा इस तरफ इंक्लाइन किया कि आई शुड गो टू HR। और मुझे लगता है कि अगर मैं मार्केटिंग में, सप्लाई चेन में या फाइनेंस की फील्ड चूज़ करता, तो शायद मेरी उस वक्त की जो पर्सनैलिटी थी वो उसको शायद मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, अलाइन नहीं कर पाता, और मे बी शायद मैं भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में होता जो स्विच कर लेते अपना डोमेन लेटर डाउन द रोड। तो आपकी जो सेल्फ अवेयरनेस का लेवल था वो काफ़ी बेहतर था कंपैरेटिवली, जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि हम तो हवा के दोष पे चल रहे होते हैं बहुत सारे लोग कि भाई जहाँ हवा चल रही है आजकल, कौन सा आपको पता ना कि वी जंप ऑन द बैंड वैगन बहुत दफ़ा। एब्सोल्युटली। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अच्छी तरह याद है, मैं काफ़ी अच्छे इदारे में काम करता था, तो वहाँ सप्लाई चेन में एक बंदा था अच्छी पोजीशन में, वो बोलता है यार मैं इसी मार्केटिंग सेल्स वाले जो है ना, इनकी लाइफ थोड़ी अय्याशी वाली होती है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मार्केटिंग सेल्स में कर लूँ। इस तरह की बातें भी होती हैं। तो लोगों को ये पता नहीं होता कि यार वो बेसिकली जिस कंडीशन में अपने आप को देख रहे हैं या जिस कंडीशन सामने वाला दिख रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स जो हैं, इंजीनियर्स का सबसे बड़ा मसला, टेक्निकल फील्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि यार सोशल इंटरेक्शन से दे ड्रेड दिस, कि यार बात करनी पड़ेगी और सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत दफ़ा अगर कोई बंदा सेल्स में और वो गुस्से का तेज़ है, नहीं हो सकता भाई। मेरा एक बॉस गुजरा ऐसा जो बेसिकली गुस्से का इतना तेज़ था कि अगर सामने से आर्ग्यूमेंट में 2-3 दफ़ा और आर्ग्यूमेंट कर दिए ना, तो वो बोलता था फाद इसको तू संभाल, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही है, क्योंकि सुबह से इमोशनली थोड़ा सा मैं ज़्यादा हाई हूँ उससे, खासतौर पर अगर किसी सामने वाले ने गालियाँ दे दी आपको, वो आपकी कंपनी को गाली दे रहा है, वो आपके प्रोडक्ट को, आपके एक्सपीरियंस को गाली दे रहा है, वो आपको पर्सनली गाली नहीं दे रहा। ये भी समझने सोचने वाली सलाहियत है कि यार मैंने काफ़ी सारे दफ़ा ऐसे केसेस देखे हैं कि यार मैं किसी डिस्ग्रंटल्ड बंदे के पास गया हूँ और मैंने वो ह्यूमन टच की बेसिस पे जब बात करनी शुरू की, मैंने अपना एजेंडा पीछे रखा, उससे उसकी मतलब की बात करना शुरू की, तो उसने 10 लोगों को छोड़ के मेरी बात सुनना शुरू कर दी कि यार ये मेरे बारे में कुछ सोच रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ना ये चीज़ भी नहीं सिखाई जाती। अब ये ह्यूमन रिसोर्स का जो एलिमेंट है ना, वो मुझे हर चीज़ में नज़र आता है। ऐसा ही है। सेल्स वाले को भी आनी चाहिए, मार्केटिंग वाले को भी, फाइनेंस वाले को भी आनी चाहिए। इसी तरह फाइनेंस मार्केटिंग वाले को भी आना चाहिए, हर किसी बंदे को आना चाहिए, क्योंकि ये दो ही चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हो रही होती हैं। आपके एक एक्शन इन एक्शन का जो वो है कॉन्सिक्वेंस है, वो या फाइनेंसेस की सूरत में सामने आएगा, ऊपर नीचे होगा, या किसी बंदे की रिटेंशन या
गायब होने की सूरत में सामने आएगा कि ऐसे उसकी ही। मोटिवेशन नीचे होगी या डाउन होगी। ऐसे ही। तो ये जो ख़ास तौर पे मुझे समझ में आता है कि जब आप HR में होते हैं या फिर आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे होते हैं एट एनी लेवल, मुझे बहुत बड़ा गैप नज़र आता है और ये मैंने अपने साथ होते हुए देखा है कि यार आई नो व्हाट क्लिक्स यू, हाउ कैन यू नो बेटर देन मी। तुमने मुझे पढ़ा ही नहीं है, तुमने मेरी वो चीज़ देखी ही नहीं है, तुमने असेस ही नहीं किया कि यार मुझे किस चीज़ को असेस करके किस चीज़ को पुश करना चाहिए मेरे। तो ये भी काफ़ी सारे बॉसेस, काफ़ी सारे लीडर्स में होता है कि यार आई नो व्हाट टू डू विद यू बिकॉज आई नो यू बेटर। इससे पहले कि उसको समझें। इसी तरह एक बंदे को अगर मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि एक बंदे को आपने रेस दे दिया, उसको रेस नहीं चाहिए था, उसको रिकग्निशन चाहिए थी, वो उसके साथ उसको मिली तो रेस उसके लिए फ़ायदा नहीं हुआ। एक बंदे को उन्होंने रुक्का पकड़ा दिया कि शाबाश और थपथपा दिया उसकी कमर, वो क्लाउड 9 पे था और उसको कहा ये अब आपको अच्छी खासी जिम्मेदारियां थी। उसने कहा कि 1 साल बाद आपकी रेम्यूनरेशन स्टार्ट होगी, लेकिन साल पहले आपको हमने ये आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। वो क्लाउड 9 पे था, उसको बड़ी खुशी हो रही थी। तो मैंने कहा दिस इज़ द डिफरेंस कि इसको किस तरह मैनेज करना है इसके बॉस को पता था, उसको किस तरह मैनेज करना है इसके बॉस को नहीं पता था। सो हाउ टू असेस पीपल लाइक दिस कि यार किसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, किसकी इंट्रिंसिक है और किसको मिक्सअप किया जा सकता है। यहाँ ना लीडर्स बहुत ज़्यादा लैक करते हैं ओवरऑल हर इंडस्ट्री में। आई एग्री। फहद, मैं आपकी इन कंटिन्यूशन विद योर थॉट प्रोसेस में आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं एग्री करूँगा कि जो एक लीडरशिप के अंदर जो है ना, ये वाले फ्लॉज हमें नज़र आते हैं मार्केट के अंदर और डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के अंदर हमें ये चीज़ नज़र आती है। कुछ ऐसी एग्जांपल्स हमें नज़र आती हैं कि जहाँ पे जो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स की जो अडेप्टेबिलिटी है बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ वो नहीं हो पा रही होती। कहीं ना कहीं देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि लोग समझते हैं कि यार दिस इज़ आई एम, तो लोग जो है ना उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। तो कहते हैं कि पीपल आर नॉट दैट मच फ्लेक्सिबल टू चेंज देमसेल्व्स। ठीक है, मसला क्या है? मसला ये है कि आपके अंडर में फॉर एग्जांपल 4 लोग काम कर रहे हैं, चारों की अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, चारों की अलग अलग नीड्स हैं, चारों की अलग अलग डायनेमिक्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, चारों की अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, राइट? तो यू कैन नॉट, वो जो कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, आप एक ही रूल ऑफ थंब से सबको जो है वो क्या नाम है नहीं वो कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, और जो एक उनको डील करने वाली जो बात होती है वो एक ही तरीके से नहीं कर सकते। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। यू नीड टू चेंज योर स्टाइल, you need to change your behavior, your tone, each and everything. अल्टीमेट चीज़ क्या है? आउटपुट लेना है ना, आउटपुट लेना है ना। लेकिन फहद, एक बात मैं आपको बताऊं, आपके पॉडकास्ट के तवस्सुल से जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा जिस पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो लीडर हो या ना हो, दैट इज़ अखलाक। ठीक है, बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे सामने आते हैं, हम लोग अपने अराउंड देख भी रहे होते हैं, लिंक्डइन भरा पड़ा हुआ है, आप भी क्या नाम है फॉलो करते होंगे। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है ना वो फंसा हुआ इस चीज़ पे कि मेरा बॉस मुझसे बदतमीज़ी करता है, मेरा कोलीग मुझसे बदतमीज़ी करता है, माई बॉस इज़ एब्यूसिव टू मी। अल्टीमेट चीज़ क्या है? आप सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट कहने का ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं ना, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो अगर एक जेनेटोरियल स्टाफ है ना, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ है, दे आर फैसिलिटेटिंग अस, राइट? सही बात है। तो क्या नाम है, अगर हम उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करेंगे ना, तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज और हर सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपने तजुर्बे में जो चीज़ लर्न की है, आजमाई हुई बात कर रहा हूँ। देखें फहद, मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ ना, तो आप ये समझिएगा कि मैं 99% वो बात करता हूँ जो मैंने खुद पे आजमाई हुई होती है, राइट? मैं आपको आजमाई हुई बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं ना, अखलाक से बात करते हैं, तरीके से बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट के यू आर गिविंग फेवर टू एनीवन, इट्स नॉट अबाउट यू आर डूइंग नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म टू समवन, इट्स अबाउट गिविंग दैट पर्सन द ड्यू सेल्फ रिस्पेक्ट। और उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वो अर्नड रिस्पेक्ट मिलती है इन रिटर्न, चाहे वो किस लेवल का आदमी हो। नंबर 2, जो आउटकम और जो क्या नाम है आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो उससे ज़्यादा आपको प्रोड्यूस करके देता है। सही बात है। तो दिस इज़ द इशू। यहाँ पे लोग उस एस्पेक्ट पे सोच नहीं रहे होते। प्रॉब्लम ये होती है कि जो पावर, जिसको हम पावर डिस्टेंस कहते हैं और एक अथॉरिटेटिव पावर कहते हैं, कि लोग अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो
आई मीन किसी भी डोमेन से हो, नॉट स्पेसिफिक टू HR, एवरीवेयर, अगर उनको अथॉरिटेटिव पावर मिलती है ना, अनफॉर्चुनेटली दे फील कि वो खुदा बन गए, दे बिहेव लाइक दैट। और उसका नुकसान ये होता है कि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है। कुछ लोगों को उससे शायद क्या नाम है, आप कहते हैं लज्जत भी मिलती होगी कि यार मैं अपनी अथॉरिटी को जो है वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं अपनी अथॉरिटी को वो कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो सामने वाला जो है ना उसने मुझसे इस तरह से बात कैसे करी, वो क्या नाम है मेरे सामने बैठ कैसे गया, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर। तो अंदर से अगर आपको इन सब चीज़ों के अंदर तक़वियत मिल रही है या अगर आपको खुशी मिल रही है ना इन सब चीज़ों से, तो देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आप कल्चरली अलाइन नहीं है। आपको दोबारा से फ्लैशबैक करना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़े अपने आप को, और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। असल में ये एक हमारा सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल सेट कंपनीज से अच्छी मल्टीनेशनल में गया हूँ, तो सेट कंपनीज में ना बॉस को भाई बोलना बनता था। हाँ, मैंने देखा है बहुत ना कि आतिफ भाई, मुर्तज़ा भाई, इस तरह करके बात हो रही है। तो वो जब मैं मल्टीनेशनल में देखा तो उन्होंने कहा भाई भले 40 साल बड़ा आदमी हो, आपको नाम लेना है उसामा, ऐसे सही ही है, भाई शाही नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये फेवर टेकिंग वाली बात। तीसरी मेंटोरिंग और कोचिंग भी कोई चीज़ होती है, ये मैंने मल्टीनेशनल में देखा कि मेंटोरिंग और कोचिंग पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है कि भाई यू आर अ कोच नॉट अ बॉस ओनली। ऐसे ही। लेकिन उसमें भी पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिफर करते हैं लोग। अगर उसकी बंदे की खुद ही केओस ड्रिवन है तो उसको केओस वर्क प्लेस पे चाहिए। जो आपने कहा ना कि अगर उसके जहन में ये चल रहा है तो उसका मतलब है कि वो इसी तरह काम करेगा। आई हैव सीन द बॉसेस कि हमें सबको बिठा के कह रहे हैं कि यार देखो तुम दोनों एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, रीजन ग्रो करेगा, तुम इसकी हेल्प करोगे, इसकी हेल्प करोगे, सब एरियाज ग्रो करेंगे तो रीजन साथ साथ ग्रो करेगा। अगले इलामे बिठा के ब्रेकआउट रूम्स में हर बंदे को कह रहा है वो तुम्हारा कंपटीशन है, वो तुम्हारा कंपटीशन है, वो तुम्हारा कंपटीशन है, जबकि उसको पता है कि सारे बंदे साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यू आर ड्रिवन बाय केओस एट होम। अगर तुमने एक बात कर दी थी कि हाँ हम सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, वी वर रेडी फॉर दैट, भले हमारे कन्फ्लिक्ट्स थे लेकिन हमें बिगर पिक्चर दिखा के तुमने अलाइन कर दिया था कि यार ये बिगर गोल है, इसके पीछे कोई अल्टेरियर गोल नहीं होना चाहिए आपका। अंदर जाके हर किसी को आप पर्सनली लड़ा रहे हो, इट्स नॉट अ पर्सनल वॉर, इट्स अ प्रोफेशनल वॉर दैट वी हैव टू विन टुगेदर। तो वही बात आ गई ना कि आप कहाँ से आ रहे हो, ये बड़े मसले हैं। एग्रीड। तो ये भी असेस ये किस तरह असेस करते हैं आप लोग? देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत ये असेसमेंट में देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखें आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, मैं अल्लाह सुब्हानो तआला का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, कि मेरी ड्यूरिंग इंटायर स्टूडेंट लाइफ एंड माय प्रोफेशनल लाइफ मुझे जो मेंटोर्स मिले ना, दे वर फादरली फिगर्स टू मी। टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट की, ठीक है, और अपने इदारों की हमेशा रिस्पेक्ट की। मुझे बचपन में मेरी बड़ी बहन ने ये चीज़ सिखाई थी, मुझे आज तक पोजीशन है इन माय माइंड, कि अपने इदारे के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं करना, अपने उस्तादों के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं करना, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तुमने सीखा है। तो अगर मेरा स्कूल या मेरा यूनिवर्सिटी इररिस्पेक्टिव वो कोई भी हो, राइट, लेकिन अगर उसने मेरी प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट में अगर 1% भी कंट्रीब्यूट किया है ना, तो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो यहाँ ये वाली जो अप्रोचेज़ है ना, मैं कोई एडवोकेट नहीं कर रहा अपने आप को, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, सिग्निफिकेंस नहीं देते, तो वो जो माइंडसेट है वो बनेगा कैसे? सही है। तो वेरी फॉर्चुनेट इनफैक्ट कि मेरे पूरे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो मुझे मेंटोर्स मिले ना, उन्होंने मेरी जो प्रोफेशनल पर्सनल ग्रूमिंग की ना, तो उससे मैंने बहुत सीखा है। और इससे अच्छी चीज़ क्या होती है फ़हद, कि ज़रूरी नहीं है, आई मीन नोबडी इज़ परफेक्ट, इवन आई एम नॉट परफेक्ट, राइट, लेकिन करना हमें ये चाहिए कि जो अच्छी चीज़ मिल रही है ना वो ले लें, टेक द पॉजिटिव्स फ्रॉम द अदर पर्सन, और नेगेटिव्स को आप फ्लो कर दें। सही बात, उड़ा दें, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू टेक ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम एवरी पर्सन, लेकिन उससे पॉजिटिव्स ले लें। तो पॉजिटिव्स जब हम लेते हैं ना, तो उससे ये आसानी होती है, क्या नाम है, और आपको जो है ना ये थोड़ा सा आइडिया होता है कि सामने वाले को डील कैसे करना, डिफरेंट पर्सनैलिटी, सब कुछ। आप मुझे एक बात बताएं फ़हद, के जैसा, अच्छा ये टू वे है, बाय द वे इट्स अ टू वे थिंग। कुछ लोग जो है ना थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं। आई नो कि लीडर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द आइल हमें ये भी करना चाहिए कि वी शुड अंडरस्टैंड द अदर अदर्स पर्सनैलिटी, और हमें ये करना चाहिए कि उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, उसके वो हमसे चाह क्या रहा है, उसकी इंटेंशन तो हमसे ख़राब नहीं है। एज़ फार एज़ फ़हद कि अगर जो आपका कोवर्कर है या आपका मैनेजर है, उसकी इंटेंशन प्योर है ना,
ठीक है, तो फिर देयर इज अ वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू टेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट। सही बात है। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा? तो एक हमारे जो है मेरे मैनेजर ही थे, मेरे लीडर थे, नजीब साहब मरहूम, इंतकाल फरमा गए कोविड में, अल्लाह पाक उनको वरी की रहमत करे। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, उन्होंने कहा उसामा एक बात ज़िंदगी में याद रखना कि जिस वक्त तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारा मैनेजर कान का कच्चा है और पेट का हल्का है, तो तुम जॉब छोड़ देना। अच्छा, बस कितने लोग तो अगर जॉब ये छोड़ दो ट्रेड्स जो है ना कितने तुम्हारे लोग जॉब मैनेजर छोड़ में देंगे? हैं? कितने लोग छोड़ देंगे जॉब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब कि वो एक टॉक्सिक बॉस के अंडर काम कर रहे हैं। उसका होना फ्यूचर में वही है। हाँ, ठीक है, तो पॉइंट कहने का ये है कि आपका जो बॉस है ना, दैट शुड नॉट बी लाइक, उसके अंदर ये दो ट्रेड्स नहीं होने चाहिए। एक वो कान का कच्चा ना हो और पेट का हल्का ना हो, क्योंकि देयर आर सर्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो उसके पास होती है। अगर वो हर चीज़ इस तरह से जो है ना वो कर देगा तो क्या होगा कि उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपकी टीम को नुकसान पहुंच सकता है, आपके कल्चर को नुकसान पहुंच सकता है। और नंबर 2, कान का कच्चा बॉस जो होता है ना, वो फॉरन एक परसेप्शन जल्दी क्रिएट करेगा अमंग एनीवन कि फॉर एग्जांपल आपसे मेरी तो बात हुई नहीं, अली कल को जो है वो आते हैं और आपसे मेरे बारे में कोई बात करते हैं, एंड विदाउट टेकिंग एनी अदर एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एविडेंस आपने जो है वो अली की बात को मनोवन मान लिया और ना पूछा उस बंदे से, ना आपने बॉदर किया कि आप कम्युनिकेट करें ये चीज़ मुझसे कि यार मैंने ये सुना है, इज इट एवरीथिंग ओके? तो इसका क्या नुकसान होगा? हाँ, ऑब्वियसली आपकी एक बायस्ड परसेप्शन क्रिएट होगी अमंग मी, फॉर मी इनफैक्ट। और फिर आप क्या करेंगे? आप मेरे साथ वो बायस जो है ना वो फॉलो करना शुरू कर देंगे, फॉलो थ्रू करना शुरू कर देंगे, और फिर मेरा आपका जो एक रिलेशनशिप है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्या नाम है, फॉलो हो रही होती। और जैसे आपने एग्जांपल दी कि स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस वर्सेस मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बाय द वे इसके ऊपर मेरा थीसिस था। अच्छा, I chose this topic for the whole thesis of mine के what is the cultural differences and dynamics between these two types of organizations। क्योंकि मैंने उस ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ था, और फिर उसके बाद फिर मुझे मौका मिला आईटी इंडस्ट्री के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का, तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा था कि क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन द गुड पार्ट इज़ फहद के नाउ आई एम सीइंग के मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रांसफॉर्मिंग नाउ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो सेट थे उनको वो रियलाइजेशन होना शुरू हो गई कि क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गुड कल्चर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। वरना एट दैट टाइम एचआर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन को वो एक ही उसके अंदर कंसीडर करते थे, एंड यू नो एचआर जो है वो तो हाँ, तो और जो सेट होता था वो कन्विंस भी नहीं होता था कि एचआर की ज़रूरत क्या है, राइट? लेकिन एक चीज़ फहद आपने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर नोट की होगी कि HR is not about an specialization for any individual जो एक डोमेन के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं है। आपकी वो एग्जांपल बिल्कुल सही है, आई डू एग्री विद दैट कि HR जो है वो तो हर बंदा कर रहा होता है, और हर बंदा अपने अपने लेवल पे अपनी कैपेसिटी में कर रहा होता है। बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सन, बीइंग अ प्रोफेशनल कोलीग, बीइंग अ वेंडर, बीइंग अ सप्लाई चेन, व्हाटसोएवर, वो अपने पूरी लाइफ फ्रेम में जहाँ पे भी डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है, देयर इज एलिमेंट ऑफ HR प्रेजेंट ओवर देयर। तो HR कोई एक ऐसी स्पेशलाइजेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि HR पढ़ के आप थोड़े से फाइन ट्यून्ड हो जाते हैं, थोड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो जो लोग ये कहते हैं ना कि HR तो बस, आपको पता है कि लोग ये भी कहते हैं, जैसे आपने अय्याशी वाली बात की, तो लोगों के ये भी एक है कि HR की जॉब तो बड़ी चिल होती है, HR वाले तो बिल्कुल फारिग होते हैं, उनके पास कोई काम तो होता नहीं है करने के लिए। मीम्स भी बहुत मशहूर हैं, मीम्स भी बहुत मशहूर हैं, एंड ट्रस्ट मी मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ लर्न की कि बीइंग एन HR यू नीड टू एक्सेप्ट दैट दिस इज़ वन ऑफ द थैंकलेस जॉब, एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट ओवर टाइम। जितना ही कर लो ना,
आप 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो कुछ लोग जो होते हैं ना, जो कि कहते हैं कि यार शादी में जा के खाना खाने के बाद कहते हैं ना यार ठीक था लेकिन नमक जो है ना वो तेज था, या बोटी ली विली, या क्या नाम है मिर्चें बहुत ज़्यादा थी वाला जो एक एलिमेंट होता है ना, वो होता है। तो यू नीड, जितना जल्दी आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि यू शुड नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट acknowledgement and good statements and compliments for you, so that's fine. Don't expect from your रियाया कि वो जो है ना आपको हर वक्त थपकी देके बोलेगी यार you are the best. असल में मुझे ये लगता है कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें अपना काम आसान दूसरे का मुश्किल लगता है, सॉरी अपना मुश्किल दूसरे का आसान लगता है, उल्टा बोल गया मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर HR वाला ना, मेरे नज़र में अगर मैं सेल्स का बंदा हूँ, मेरे पास सेल्स की टीम है, तो 50% तो मेरी एक्सपर्टीज सेल्स से आनी चाहिए, 10% फाइनेंस से, 10% सप्लाई चेन से, 10% HR से, 10% इधर उधर से एडमिन वगैरह से सब। तो ये जो 50% है ना, इसमें अमलगमेशन है बहुत सारी चीज़ों का। HR का उल्टा है, HR का वो 50% HR, उसके बाद उसको भी सारे डिपार्टमेंट्स की जानकारी होती है, सारी पॉलिसीज़ की जानकारी होती है, उसके मुताबिक वो मैनेज कर रहा होता है चीज़ों को। और यहाँ पे ये मसला है, ये 50% सबके साथ है, और अगर वो 10% को मैनेज करें तो सब इंडिविजुअली एक अच्छे एम्प्लॉई बन के निकलेंगे। और ख़ासतौर पे जब आपकी जॉब रोटेशंस होती हैं तो उसमें बड़ा इजी होता है कि किसी को रोटेट करना है, HR से मार्केटिंग, मार्केटिंग से सप्लाई चेन वगैरह, बड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज़ हर कोई साइलोस में काम कर रहा है तो नहीं हो सकता ये काम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नहीं, दैट्स ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे हम बात करते हैं कि ट्रांजैक्शनल HR वर्सेस स्ट्रेटेजिक HR का जो हम डिफरेंस की बात करते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 डिफरेंट रोल्स, right? And being in HR, the organization heads or the CEOs must understand कि transactional HR तो अपनी जगह चल रहा है, like the processes, executions, policies, cultural stability, वो सब चीज़ें तो कराने में HR हेल्प करता है। But this should empower their HR to move towards and to transform towards strategic HR, right? Strategic HR जो है ना, वो ये सारे roles play करता है, जिसकी आप example दे रहे हैं कि वो जो है वो top leadership के साथ aligned होता है, वो performance के साथ aligned होता है, वो तमाम जो business heads हैं उनके साथ aligned होता है, और वो उन decision making जो effective decision makings हैं उस पूरी कमेटी का एक पार्ट होता है। और उसकी जो HR की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो उसके जो समझ लीजिए आप उनके जो ओपिनियंस होते हैं बेस्ड ऑन द नॉलेज व्हाट दे हैव इन टर्म्स ऑफ द कैंडिडेट्स या एम्प्लॉइज, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट, बिजनेस साइकिल, ज़ाहिर है उनको सब चीज़ों का आइडिया हो चुका होता है कि हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स, राइट? उसके साथ अगर HR अलाइंड हो जाता है ना, तो व्हाट आई बिलीव इज़ दैट के काफ़ी फाइंड एंड रिफाइंड जो है वो डिसीजन निकलता है। और स्ट्रेटेजिक HR की तरफ अब मूव हो रही हैं ग्लोबली जिसमें आपने मोस्टली जो है वो ये टर्म सुनी होगी, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर। HRBP का रोल क्या है? यही है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर या स्ट्रेटेजिक HR का जो रोल है वो HRBP रोल प्ले कर रहे होते हैं, राइट? तो इट्स नॉट अबाउट टाइटल ओनली, इट्स अबाउट एम्पावरमेंट अथॉरिटी, कि आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं या आपकी जो ओपिनियंस हैं उसको कितना वैल्यू किया जा रहा है, राइट? अगर HR एम्पावर्ड नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये वाले जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वाले इश्यूज आएंगे, बिकॉज क्योंकि उनकी जो से है उसको उसकी कोई वैल्यू या वर्थ नहीं है, राइट? तो अगर HR ने सिर्फ एक यस मैन की तरह काम करना है, या HR ने सिर्फ एक जो है वो डिफाइंड स्ट्रक्चर, जो कि हर जगह वो भी नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, तो अगर एक स्ट्रक्चर बना के और उस पर सिर्फ वो उसको फॉलो करना है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि देखें कोई भी अक्ले कुल नहीं होता, एवरीबडी टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन हिज और हर विजडम लेवल। तो चाहे वो आप किसी कंपनी का CEO हो, उसका विजडम लेवल समटाइम्स हो सकता है कि इतना स्ट्रांग ना हो, वही वाली बात कि वो किस मोमेंट पर डिसीजन ले रहा है, उस वक्त फ्रेम ऑफ माइंड क्या था, क्या चीज़ें थी। तो समटाइम्स कुछ ऐसे डिसीजंस भी हो जाते हैं जो कि कंपनी को या उसके कल्चर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो एड्रेस कौन करेगा? सही कहा, HR करेगा। अगर आपने HR को इतना एम्पावर्ड और इतना वैल्यूड रखा हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो HR कैन गो टू यू और HR आपसे बात कर सकता है। HR शुड फील कंफर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टू टॉक टू द हायर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग CEO कि ये जो चीज़ हो रही है वी आर नॉट अलाइंड।
ड्यू टू दिस रीजंस। मुझे ये बताएं कि मेरे पास 2 केसेस हैं HR की मिस हैंडलिंग के। सही है, HR ने किस तरह मिस हैंडल किया चीज़ों को या किस तरह मिस हैंडल होती हैं चीज़ें। बिल्कुल 12-15 साल का एक्सपीरियंस, मैंने 12-15 केसेस देखे जिसमें अपर एशेलॉन्स पे कोई बंदा हायर हुआ, ठीक है, हम बैठे में उसके सामने, हमें बहुत अमेजिंग लगा कि यार ये बंदा ये कर देगा वो कर देगा, वो भी बड़ा पैशनेट इंथुजियास्टिक वगैरह। बाय द टाइम 10 दिन मैक्सिमम महीने में पता चला कि वो बंदा फारिग कर दिया गया कि वो जा रहा है। हमने ऐसे केसेस देखे कि भाई 1 दिन के नोटिस पे फ्री किया आदमी को कि वो सुबह अपनी मर्सिडीज़ में आ रहा है, शाम को रक्शे में भेजा जा रहा है, उसको HR वाला बोला कि मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ या रक्शे में चले जाएं आप। ऐसी भी मैंने चीज़ें देखी हैं। तो बड़ा एक्सट्रीम और ये बड़ी अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं। क्या HR या हायरिंग के वक्त, जैसे गैरी वी अक्सर कहता है कि फायर एज सून एज यू हायर, तो मुझे अब समझ में आता है कि यार, क्योंकि मैंने ज़ाहिर कॉर्पोरेट से निकलने के बाद जब ज़्यादा सुनना शुरू किया तो मैंने कहा यार शायद जो अपर एशेलॉन में बैठे हुए लीडर्स हैं वो फिर इसको अप्लाई करते हैं कि भाई हो गया ना, गलती हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट पे जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को ऑन बोर्ड ला रहे होते हैं, तो उस पे HR के साथ अलाइनमेंट बॉसेस की या उन डिपार्टमेंट्स की, ताकि इन जैसी चीज़ें ना हो सकें। क्योंकि इसमें तो देखें, मैंने जब भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, 2 तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं। एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है, एक बिहेवियरल टाइप इंटरव्यू होता है जिसमें आपको सिनेरियोज फेंके जाते हैं, जिसमें आपको असेस किया जाता है आपके ट्रेड्स पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे। फॉर एग्जांपल मुझसे एक कंपनी ने पूछा कि भाई हमारे ना बड़े बाबे बहुत हैं, लिटरली उसने मुझे ऐसे कहा। HR वाला बैठा हुआ था और वो कह रहे हमारे बड़े बाबे बहुत हैं, और अगर किसी बाबे ने आपकी बात नहीं मानी, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया, क्या करेंगे आप? तो मैंने कहा मैं बैठ के बात करूँगा उनसे। तो बोल रहे हैं ठीक है, आपने बैठ के बात कर ली, उसके बाद भी बावजूद भी उनका एटीट्यूड ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा मैं सेकंड चांस दूंगा। बोला उसके बाद मैंने फायर कर दूंगा। तो बोला अच्छा हुआ, आपने कहा तीसरी दफ़ा चांस देते ना, हम आपको फायर कर देते पहले ही। उसने ऐसी मजाक में हंस के मुझसे बोला कि ये नहीं। हाँ, वो चेक कर रहा था कि भाई आपका पेशेंस लेवल क्या है। आपने ऐसे नहीं कि अगर बाबा नहीं मानेगा चलो मैं तो फायर कर दूंगा, ये भी गलत है। तो असेस कर रहे थे आपको। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, इतना ज़्यादा प्रोसेस होता है, फिर 3-4 इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर महीनों लगते हैं किसी पोजीशन पे हायर करने, उसके बावजूद भी ऐसे ब्लंडर्स क्यों हो जाते हैं कि बंदे को, मैंने खुद देखे हैं, 10 केसेस देखे हैं, बंदा सुबह आ रहा है शाम में जा रहा है, महीने के अंदर या हफ्ते के अंदर। मैं आपको बताऊं फहद, अगेन वही वाली बात है कि देयर इज़ अ लैक इन अंडरस्टैंडिंग द होल प्रोसेस। उसका सबसे आसान जवाब जो है ना वो ये है कि जो मैनेजर है ना, या जो टेक्निकल मैनेजर है, जो इमीडिएट मैनेजर है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस एम्प्लॉई की, वो ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल इक्वेशन है। देखें, अगर कोई एम्प्लॉई आपने हायर कर लिया ना, तो यूजुअली आप जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपका फ़र्ज जो होता है वो आपको वेलकम करते हैं। तो आपको कहते हैं वेलकम टू दिस फैमिली, वेलकम टू आवर फैमिली, राइट? यू शुड मीन इट, यू शुड मीन इट। ये सिर्फ लफाजी नहीं होनी चाहिए। और जब आप कहते हैं ना कि वेलकम टू आवर फैमिली, तो आप मुझे एक बात बताएं, आपके फैमिली के अंदर अगर आपका छोटा भाई जो है वो किसी वजह से कोई गलती कर दे, या अगर कोई आपका छोटा भाई जो है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर पेरेंट्स नहीं कोई चीज़ करे, तो क्या आप उसको घर से निकाल देते हैं? या पेरेंट्स उसको डिसोन कर देते हैं? क्या करते हैं पेरेंट्स? हाँ, रेप्रिमांड करते हैं, वार्न करते हैं, या फिर उसको सलाह देते हैं, कोचिंग करते हैं। इंटेंशन क्या होती है? रिटेन करना है उसको, मतलब इम्प्रूव करना। हाँ, और ख़ास तौर पे शहजाद भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आपने एक बंदे को हायर कर लिया इतने सारे असेसमेंट के बाद, इसका मतलब बंदे में मसला नहीं था। अब आपने उसको ट्रेन क्या किया? टूल लेके रख लिया आपने, टूल आपको यूज़ करना नहीं आता। बिल्कुल, पॉइंट यही है ना, ओनरशिप तो लो। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ उसमें थोड़े वो हो जाता होगा कि यार मेरी इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो अब अपना पार्ट में निकाल लूँ, यार मुझ पे कुछ ना आए। हाँ, इनसिक्योरिटी। यू शुड नॉट फील इनसिक्योर एट एनी पॉइंट। मैं सबके लिए ये बात कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी डोमेन में किसी भी लेवल में काम कर रहे हैं। सही बात है। Make yourself so much confident, upskill yourself into that potential कि you should not feel insecure, right? क्या ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो ज़्यादा हैं। जो अब हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसके नुकसानात ज़्यादा हैं कि लोग जो ओनरशिप नहीं लेते, ठीक है, एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव तो अपनी जगह कि आपने जो है वो सही तरीके से जो है वो हैंडल नहीं की सिचुएशन, खुदा ना खास्ता किसी की
किसी को नाहक निकाल दिया, वो एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव समथिंग एल्स। लेकिन जो यहाँ पे प्रोफेशनली भी जो होता है ना, वो ये होता है कि आपको लगता है कि अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो इस तरीके से आपसे नाखुश हो के या वो जा रहा है कहीं पे भी, या अगर आपने उसके साथ एकदम से ये डिसओन वाला जो एलिमेंट है वो कर दिया है, तो वो आपके बारे में कभी कोई अच्छी बात करेगा कहीं पे, ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग में यू लूज़ योर पोजीशन, आपकी रेपुटेशन हर्ट होगी। Even in your company you will not get enough opportunities to grow. ऐसे ही है। देखिए, there are many things जो कि आपको नज़र नहीं आ रही होती, वो आपसे ओझल होती हैं, and you are not required to find out those things. सही है। स्पेशली जो टॉप हेड्स होते हैं, जो क्या नाम है, CEOs होते हैं, CTOs होते हैं, COOs होते हैं, जो C लेवल के लोग होते हैं, वो अगर वो CEOs हैं, अगर वो C लेवल पे हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया है। हाँ बिल्कुल, राइट। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, बट हर दफ़ा इट इज़ नॉट एप्लीकेबल कि वो हर बात आपको बताएं खुल के कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या, या हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है, या हमारी डिसीशंस जो हैं वो किन ऑब्जर्वेशंस और की बेसिस के ऊपर जो हैं वो चेंज होते हैं या नहीं होते। तो ये सब चीज़ें जो है ना, यू आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू नो एवरीथिंग, मगर यू शुड नो कि कोई भी सेन इंसान जो है ना, वो अगर आपके अराउंड है ना, वो ये सब चीज़ें देख रहा है, तो वो भी तो ये देख रहा है कि ये तो फ्यूचर में जो है वो मेरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल मैनेजर नहीं है। बिकॉज अगर वो इतना ज़्यादा एट्रिशन है उसकी टीम में, या अगर इतने ज़्यादा जो है वो उसकी टीम के अंदर टर्नओवर है, तो आप मुझे एक बात बताएं कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं एक पेन बनाने वाली कंपनी हूँ, राइट। मैं किसी एम्प्लॉई को जो है एक फ्रेश हायर करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ पूरे 6 महीने 1 साल, और उसको ट्रेन करता हूँ उस पूरे प्रोसेस के अंदर, जिसको उसको पता चले कि उस पेन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उस पेन के एडवांटेजेस क्या हैं, ताकि मैं उसको सेल कर सकूं, राइट। और ड्यू टू एनी पैटी इशू, जब मैं 6 महीने के बाद जब मैं बिल्कुल रेडी हो गया, जब मैं अब ROI देने के लिए रेडी हूँ कंपनी को, उस वक्त कोई ऐसा डिसीजन हो जाए और मुझे निकाल दिया जाए, तो कंपनी एट लार्ज नुकसान में गई, बिल्कुल, कंपनी वापस जीरो पे आ गई। तो 6 मंथ्स का जो डेफिसिट है वो कौन बर्दाश्त करेगा? मैनेजर को तो तनख्वाह मिल रही है। तो ये नुकसानात जो है ना, ये इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो जो लोग हैं ना, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हैं, तो दे शुड फील, आई डोंट से कि बर्डनाइज कहना चाहिए, मगर ये कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए कि अगर मेरी टीम में लेट से 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, व्हाट्सएवर, इफ़ आई एम मैनेजिंग अ टीम ना, तो ये सारे मेरी औलादे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग रिलेट कर सकें इसकी क्रिटिकलिटी को, कि जिस तरह आप अपनी औलादों को ओन करते हैं ना, उनको ठीक करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि निकालना नहीं चाहिए। देखिए, एक सर्टेन मोमेंट आता है जहाँ पे कंपनी और नेगोशिएबल मैटर्स होते हैं, बिल्कुल, और फिर जहाँ पे ये रियलाइजेशन पॉइंट आ जाता है कि यार नाउ दिस पर्सन इज बिकमिंग अ लायबिलिटी टू अ कंपनी। मैं कभी भी इसको एडवोकेट नहीं करूँगा कि आप लायबिलिटी पालें, लेकिन यू शुड गिव इनफ चांसेस टू द पर्सन टू गेट इनटू द पेस। क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस देखे फहद, कि people were on the verge of resigning, or people were on the verge of letting go or laid off due to some reasons. लेकिन जब हमने evaluate किया ना सिचुएशन को, investigate किया सिचुएशन को with the intention कि यार कहीं हमसे गलत फैसला तो नहीं हो रहा, and some of the times it turned out to be very different thing. और वही लोग एक छोटी सी डिसीजन ट्विकिंग के थ्रू इतने हाई लेवल पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ बने हैं और अब तक काम कर रहे हैं। ओके, राइट। तो पॉइंट कहने का ये कि इट्स नेवर ओनली अबाउट दैट इंडिविजुअल, इट्स अबाउट कि शायद वो जो हमने इनिशियली शुरू में हमने बात की थी कि हम जो है वो शायद कभी कभी मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाली जो बात है, अगर हम उसको री-इवैल्यूएट कर लें, रीअसेस कर लें, थोड़ा सा उसको एक गुड इंटेंशन के साथ इन्वेस्टिगेट कर लें, तो समटाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि यार एक्चुअली
ये जो बंदा है इसकी तो स्किल्स ड्राइविंग की है और मैं इसे कंडक्टर का काम करा रहा हूँ, राइट? तो मैं इसको वहाँ बिठाता हूँ, देखता हूँ कि चलता है नहीं चलता। वो इट्स वही जो बड़ी मशहूर एग्जांपल्स हम लोग देते हैं कि जो है वो बंदर को आपने समंदर में डाल दिया और बोला कि भाई तुमको असेस किया जाएगा स्विमिंग पे, राइट? फिश को असेस किया जाएगा क्लाइंबिंग पे। तो वो जो मिस अलाइनमेंट है ना, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। आप ऑन करेंगे तो करेक्ट करेंगे ना। और ये मुझे बताएं कि उसी एग्जांपल से आऊँगा कि ऐसे लीडर्स जो होते हैं या बिजनेस लीडर्स होंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो आप ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस देखते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए? क्योंकि देखें, बंदा एकदम से आता है ना, उस पर एक प्रेशर होता है कि उसको प्रूफ करनी है चीज़ें। Absolutely. सही है। एक बुक भी है इस पर 90 डेज़, फर्स्ट 90 डेज़, मुझे ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले पढ़ी थी बाकायदा ना, अपने प्रोबेशन पीरियड पे पढ़ी थी वो। एक महीने के अंदर फर्स्ट 90 डेज में क्या करना है। तो उसमें ये था कि उसका लबोलबाब ये था कि आपको कुछ कंसिडरेबल रिजल्ट्स ऐसे करने होते हैं कि आप स्टिक कर सकते हैं और आपको कल्चर में ढलना कैसे, ये सब कुछ चीज़ें। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और इतने बड़े लेवल पे कोई बंदा आता है और वो विलिंगनेस शो करता है कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। भाई 25-30 साल से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उसका कल्चर है 50 साल से चल रही है। आप आए, आपने हफ्ते में देख लिया यार यहाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट का भी इशू है। तो इसको नहीं असेस करते लोग जब इतने बड़े लेवल पे हायरिंग हो रही होती है, क्योंकि बाद में फिर वो, या फिर एकदम से निकलता कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हम अब देख रहे हैं, और फिर फायर करना पड़ जाए। देखिए इसमें जो है ना, वही अगेन मैं वही वाली बात कहूँगा कि अगर कोई गैप है ना, तो वो गैप का होना हो सकता है, राइट? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये गैप रह जाए ड्यू टू एनी ऑफ द प्रोसेस ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कोई ऐसा गैप रह जाए। नहीं होना चाहिए, एक अलग डिबेट है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्पेशली जब हम लीडरशिप पोजीशन पे या हायर लेवल पोजीशन पे किसी को ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ना, वो यही है कि हाउ कल्चरली फिट, जो हम बात करते हैं ना, कल्चरली फिट, हाउ कल्चरली फिट दैट गाय इज इनटू द फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन वही आपने जैसे बात की कि ऑर्गेनाइजेशन तो पुरानी है, वो बंदा नया है, राइट? तो अगर कोई इंटरनली प्रमोट होकर सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू आ रहा होता है, वो एक अलग बिल्कुल एक सिनारियो है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल एक्सटर्नल मार्केट से कोई आ रहा है और स्पेशली कोई हाई लेवल पोजीशन पे आ रहा है, तो दोनों एंड्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लाई करती है। समटाइम्स जो है वो एक वही अगेन परसेप्शन बिल्डिंग की बात है कि समटाइम्स ये होता है कि हम खुद भी जो है वो एक परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं बेस्ड ऑन द सीवी, राइट? मैं आपको एक अच्छी सी सीवी बना के दूं, उसके अंदर मैं आपको अपना 25 साल का एक्सपीरियंस दिखाऊं, मैं आपको अपना ग्लोबल, लोकल और सारा जो भी रिक्वायर्ड लेवल का एक्सपीरियंस है वो शो करूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए। तो आप जब वो सीवी पढ़ेंगे तो हो सकता है आप वहीं पे अपने परसेप्शन बिल्ड करके बैठ जाएं, ये बंदा दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, राइट? तो फिर मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो होती हैं ना, वो फिर होता ही है कि वो आप ओवरलुक कर लेते हैं, कर देते हैं अनकॉन्शियसली हो जाता है ये, ठीक है? और फिर दूसरी बात एक और होती है फहद, वो ये कि इट्स वेरी नेचुरल कि जब आप रिक्रूटमेंट में किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, इट्स एग्जैक्टली सेम लाइक कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं। तो स्ट्रेंजर को अगर पता है ना कि आपके पास कोई पावर है जो उसको हेल्प कर सकती है टू एनी वे। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। कोई भी पॉलिटिशियन हो, ठीक है ना, जो शायद आपकी गुड बुक्स में अभी नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, लेकिन कल को उसी पॉलिटिशियन की तरफ से आपको एक इनविटेशन आए हाई लेवल मीटिंग का, और मे बी गवर्नर हाउस या क्या नाम है, कहीं पे भी आपको जाने का मौका मिले, और आप दायरे उस अपॉर्चुनिटी का अवेल करना चाहेंगे कि आप जो है वो एक हाई लेवल पॉलिटिशियन के साथ बैठें, बात करें, वो सारी चीज़ें करें, तो आप वहाँ पे जब उसके सामने बैठेंगे ना, तो आप अपने आप को कैसा पोर्ट्रे करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा पोर्ट्रे करूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरा कोई भी पोस्ट या कोई भी चीज़ इस तक ना गई हो जो मैंने नेगेटिव बोली हो। एब्सोल्युटली, बिकॉज आपके बैक ऑफ द माइंड में ये है, बिकॉज ये मुझे कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है, ठीक है? ह्यूमन नेचर है, वेरी नेचुरल। तो जब आप स्ट्रेंजर्स के साथ मिलते हैं ना, तो हर स्ट्रेंजर कोशिश करता है आपको अपनी बेस्ट पार्ट दिखाने का, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? और अपनी वो वाली जो साइड है ना, फ्लिप साइड, उसको बिल्कुल छुपा देते हैं। शादी में जो रिश्ते हो रहे होते हैं, शादी में जो रिश्ते हो रहे हैं, ये वन ऑफ द एग्जांपल्स ये भी आप कह सकते हैं। तो जब आप बैठते हैं तो उस वक्त आपको वो चीज़ दिखाई जा रही होती है जो आप देखना चाहते हैं।
आपको वो बताया जा रहा होता है जो आप सुनना चाहते हैं. असल सिनेरियो में आके पता चलता है कि आप किस हालत में हैं. When you exactly come to play the inning into the ground, हाँ. तब आपको पता चलता है कि यार ये पिच कितनी टफ है. हाँ. राइट. तो मसला यहाँ पे आता है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि यहाँ पे फिर हमारी एक्सपर्टीज आती है. यहाँ हमारी एक्सपर्टीज आती है जहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये बंदा कितना नेचुरल है, हाँ. कितना ओरिजिनल है और कितना माजरत के साथ बनावटी है. हाँ. राइट. तो जो बनावटी लोग होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस हम के साथ साथ हम इतना लर्न कर चुके होते हैं लोगों से इंटरेक्ट करके कि हमें अंदाज़ा हो जाता है उनकी गुफ्तगू से ही कि यार ये बंदा नेचुरल है या ये बंदा बन के आया हुआ है. हाँ, सही बात. राइट. तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है. लेकिन आपके अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, अगर कोई सीनियर लीडरशिप के अंदर कोई इस तरह की हायरिंग हो तो जो बंदे की पर्सनैलिटी ट्रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, बिकॉज कल्चर तो इस्टेब्लिश्ड है. राइट. वो बंदे को उसके साथ अलाइन करना ये हमारा रोल है, हमारा काम है. तो कल्चरली फिट वाला जो एक मैंने बात की थी ना, कि वो जो कल्चरली फिट है, नो मैटर कितना रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसका, नो मैटर कि कितना रेलेवेंट उसका एक्सपोजर है, लेकिन अगर वो आपको ये इफ़ यू बिलीव एंड इफ़ यू रियली थिंक्स कि ये बंदा जो है वो कल्चरली फिट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यू शुड नॉट टेक दैट डिसीजन. क्योंकि मसला होता है फिर. सही बात है. फिर वही वाली बात होती है कि वो अब अगर आप किसी को गलत ड्राइविंग सीट पे बिठा देना तो वो डायरेक्शन पूरी व्हीकल की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वो डैमेज की तरफ जा सकती है. अच्छा, दूसरा केस मैं सैंडलिंग का जो बेसिकली मेरे साथ हो चुका है. मैंने आपको बैक स्टेज बताया था कि एक इदारा था जहाँ पे मैंने इंटरनली एक पोजीशन पे अप्लाई किया. हाँ. हो गया. हाँ. अब वो जिस डिपार्टमेंट में मैंने अप्लाई किया था वो ये समझ लें कि दैट एक्चुअली कंपोज्ड 70-80% ऑफ द होल बिजनेस इन द कंट्री. मैं जिसका पार्ट था वो तकरीबन 10-15% था. तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम बिजनेस, जहाँ पे मेरा एक कोलीग, एक बैचमेट था IBA का. तो उसने कहा कि यार CV मुझे भेजो, मैं तुम्हें इंटरव्यू कराता हूँ. मैंने अपने बॉस से बात की, पता नहीं बॉस ने कम्युनिकेट किया नहीं किया. उन्होंने कहा यार देख लो, जो होता है ना देख लो, कि मतलब आपने जो बात की ना, जब बॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, ये मुझे वो लग रहा है कि उन्होंने कहा यार मैं तो नहीं पढ़ूंगा इस मामले में, तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम देख लो, भाई आप कम्युनिकेट करोगे. अच्छा, मेरी बॉस से कम्युनिकेशन हो गया, उसने मना नहीं किया मुझे. यहाँ पे उनके HR ने मुझे हायर कर लिया, सब कुछ कर लिया. HR to HR कॉन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा इदारा, इतने सारे HR बैठे हुए, इतने सारे बॉसेस बैठे हुए, और मैं एक अदना सा आदमी, अदना सा एम्प्लॉय, जिसके भी छोटी मोटी, मतलब आई वाज एरिया सेल्स मैनेजर, आई हैड बिकम सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर, प्रमोशन हुई थी. तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट लिटिल कॉग इन दैट बिग ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसा कैसे हुआ? तो उसके बाद HR ने मुझे बाकायदा वार्न किया कि आपने आज तो कर लिया, आइंदा मत कीजिएगा आप इस तरह की एफर्ट. तो मैंने कुछ पॉलिसीज है, तो मैंने कहा आपने पॉलिसीज़ खुद क्यों नहीं देखी? आपकी पॉलिसी के मुताबिक मैं बॉस के पास जाना चाहिए था, मैं चला गया. बॉस को कम्युनिकेट करना चाहिए था ये है. और अगर वहाँ चला गया दूसरे HR ने, तो HR ने HR टू बात क्यों नहीं की? उसने डायरेक्ट कैसे मेरे बॉस को बोल दिया, और HR कह रहे हमें पता ही नहीं है, हमारा HR. तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन आइंदा आप ख्याल करेंगे. तो मैंने कहा अगर यही चीज़ मैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अप्लाई करता तो क्या होता? तो बोले वो फिर अलग केस है, लेकिन इंटरनली आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमें आपको किस तरह प्लेस करना है, क्या करना है. वो भाई वही तो एपेक्स था उस कंपनी का, क्योंकि वहाँ से वहाँ मूव करना बहुत बड़ी बात थी. तो वो तो मैं कर चुका था ऑलरेडी. तो ये फिर मैं एक डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय में चेंज हुआ, और 3 महीने बाद 6 महीने बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया वहाँ से. तो होना यही था. हाँ, होना यही था, क्योंकि मैंने कहा यार ये लोग तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच के बैठे हुए, क्या मुझसे बेहतर जानते हैं, क्या है क्या नहीं है, जो भी है. लेकिन वो जो चीज़ मुझे मिल रही थी, जो हो सकता है 5 साल लग जाते आगे जाके, मुझे अभी मिल रही थी. तो ये मिस हैंडलिंग जो होती है HR की, HR टू HR कम्युनिकेट नहीं होता, या बॉसेज कम्युनिकेट नहीं करते, ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना, ये तो शादियाँ तोड़वा देता है यार. बिल्कुल. तो बिल्कुल ऐसे ही ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्ले करता है रोल. तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपका वाला जो ये केस है ना, इस केस के अंदर मेरी एनालिसिस ये है कि देखें, ये एक अपॉर्चुनिटी का केस था, और इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन, जो इंटरनल जॉब पोस्टिंग होती है, इज़ वेरी कॉमन एवरीवेयर, राइट. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर HR जिनसे आपकी गुफ्तगू हुई, वो सारी चीज़ें, मगर मैं आपको बताऊं, मैं इसको एक मिस हैंडल्ड केस ही कंसिडर करूँगा. उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि दैट वाज नॉट पर्टेन टू एनी बिहेवियरल इशू, इट वाज नॉट रिलेटेड टू एनी एटीट्यूड इशू, इट वाज नॉट रिलेटेड टू एनी मिसकंडक्ट,
और कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। इट वॉज जस्ट लाइक कि एक एम्प्लॉई है, वो समझता है कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, या वो एक इंटरनली, इसको हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये हलचल रहती है कि आज मैं यहाँ हूँ, मैं 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखूंगा, मैं 4 साल बाद अपने आप, एंड देयर इज़ नो हार्म इन इट, राइट। तो जो भी इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ जो आप तक नहीं पहुंचाया गया, डेफिनेटली एचआर ने जिस तरह से आपसे बात की उसके पीछे इंटरनली कोई ना कोई एक गुफ्तगू हुई होगी, कोई ना कोई एक वर्डिक्ट आया होगा, किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से आया होगा, या जो कुछ भी हुआ होगा। तो अगर तो वो पॉलिसी वायलेशन नहीं थी, और अगर पॉलिसी वायलेशन थी भी, इन बोथ केसेस दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू यू इन अ प्रॉपर मैनर विद अ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जो भी क्या नाम है इंडिविजुअल था या थी जो एचआर था, वो जो एचआर था, अगर वो आपको ट्रांसपेरेंट क्या नाम है इंफॉर्मेशन देता बुला के, और आपको बहुत ही काम और हम्बल तरीके से कम्युनिकेट करता कि फ़हद, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि आप जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर अभी एलिजिबल नहीं हो रहे ड्यू टू दिस रीज़न, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड ये है, अभी जो है वो कंपनी की पॉलिसी फ़िलहाल हमें अलाउ नहीं कर रही, तो कैन यू प्लीज़ वेट फॉर फर्दर 6 months, आई विल मेक श्योर टू टॉक टू द रेलेवेंट मैनेजमेंट, और मैं वो उसको कोशिश करूँगा कि तुम्हें वो चीज़ प्रॉपरली मिल जाए जो तुम चाहते हो। तो आपके ख्याल में फ़हद, क्या वो आप एक मिसक्रेंडल जो अभी आपने टर्म यूज़ किया, आप वो होते, मेरा तो या आप इंटरव्यू, या आप दोबारा सोचते उस कंपनी को अभी फिलहाल छोड़ने का? नहीं फॉर द नेक्स्ट 2 years एटलीस्ट। क्योंकि मुझे पता होता कि हाँ यार ये चीज़ है, ऑन द कार्ड्स है, कमिटेड होता ना, कमिटेड होता ना। तो दैट वाज द प्राइम एग्जांपल ऑफ मिसहैंडलिंग। और जो मैं बात करता हूँ ना फ़हद, वो यही बात करता हूँ कि देयर इज़ नो हार्म। आप मुझे बताएं ना, व्हाट इज़ द डाउन साइड ऑफ कीपिंग द एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड प्रॉपरली? इसकी डाउन साइड है क्या? मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जो है वो होती है ना अमंग एनी इंडिविजुअल, उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप आपका इम्प्रूव्ड रहता है, उतना ही एम्प्लॉय आप पे ट्रस्ट करता है, उतना ही जो एम्प्लॉय हो या कोई भी रिलेशनशिप में हो आप, अगर वो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है ना, तो एक ट्रस्ट लेवल भी बिल्ड रहता है, रिटेंशन लेवल भी बिल्ड रहता है, एंड एम्प्लॉय विल फील ऑब्लाइज्ड कि यार बाद में भी मुझे मसला होगा ना तो डोर्स आर ओपन, एंड वो आके आपसे दोबारा बात करेगा, वो कंफर्टेबल होगा आपसे बात करने में। सही, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो कोई भी हो, राइट, आपकी जो डायनेमिक्स है मुझे पता है, राइट, आप जैसा बंदा तो कभी उस बंदे से दोबारा बात नहीं करेगा जाके कि यार मुझे ये मसला है, मैं खुद हल कर लूँगा भाई। हाँ, ऐसे ही है ना, ऐसे ही। तो इस तरह के केसेस होते हैं और ये बड़े कॉमन है। मतलब अगेन वही वाली बात है कि मार्केट के अंदर ये मिथ ज़रूर है, मैं तो मिथ ही कहूँगा, आई डोंट नो लोग उसको एग्री करें ना करें, एंड पीपल हैव ऑल द राइट टू डिसएग्री विथ मी, लेकिन मैं इसको मिथ ही कहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि एचआर जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो डंडा लेके बैठी रहती है, और अगर एचआर के पास जाएंगे तो एचआर के पास जाने का मतलब यही है कि आपको नुकसान होगा, आपकी जॉब सिक्योर नहीं रहेगी, इट विल कम बैक टू यू विद मोर हार्श रियलिटीज़, और ये सारी चीज़ें, आई डोंट एग्री विद दैट। होता है ऐसा कहीं कहीं, बिल्कुल होता है, मैं इसके डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन उसका रीज़न यही है कि जो हमारे एचआर प्रैक्टिशनर्स और एचआर प्रोफेशनल्स हैं ना, वो एचआर के रोल को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। उनका काम ये नहीं है यस मैन वाला, या क्या नाम है एक डंडा लेके बैठने वाला, या उनको ये लगता है कि उनका बॉस सिर्फ इस बात पे खुश होगा कि वो कितने लोगों की सैलरी काट दें, कितने लोगों की छुट्टियां काट दें, जितना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग में वो हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा उनका बॉस खुश होगा। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, मगर दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट एचआर, दिस इज़ नॉट द, आप करें जस्टिफाइड तरीके से करें विदाउट हर्टिंग एनी इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट, सिंपल सी बात है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सब बातें हमने कर ली, हमने एचआर को जितना भी हम समझाना चाहें लोगों को कि भाई ये आपके बेनिफिट के लिए काम करता है,
क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स में एक चीज़ ये आती है, क्योंकि एआई को ह्यूमन रिसोर्स और एआई में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास इमोशंस हैं, एआई के पास इमोशंस नहीं है। एब्सोल्युटली तो एग्रीड। ये इमोशनल रेगुलेशन जो है ना, ये बेसिकली जो मैनेज कर रहा है आपको उसकी भी अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, और जो मैनेज हो रहा है उसकी बेहतर होनी चाहिए, फिर कहीं चीज़ें कंबाइन होकर आगे साथ चलती हैं। लेकिन ट्रस्ट का जो एलिमेंट है ना, वो मैंने एचआर में बड़ा फुकदान पाया है इसका। मैंने देखा है कि यार अगर फॉर एग्जांपल एचआर बोलता है हम हैं आपके लिए, जैसे मैंने कहा ना मैं उस साइट पे रह चुका हूँ, तो मैंने तो उसके बाद तो कभी मैंने किसी भी जगह एचआर पे मैंने इत्तफा नहीं किया कि नहीं यार ये लोग जो है ना, ये पार्टी है बॉसेस के साथ हैं, कुछ भी कर लेंगे, ये हमारी नहीं सुनेंगे, कुछ है। तो इस चीज़ को कैसे चेंज करना चाहिए, या आपने किस तरह चेंज करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि यार ऑर्गेनाइजेशंस में ओवरऑल इस तरह की पॉलिसीज़ या ओवरऑल इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए एचआर का, क्या क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स होने चाहिए कि एम्प्लॉई का ट्रस्ट बढ़े कि हाँ यार एचआर बेसिकली हमारे लिए काम करता है। क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल सेल्स का अगर बंदा है ना, तो उसका कस्टमर जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड का बंदा है। आपका जो कस्टमर है वही एम्प्लॉई आपका कस्टमर है, जिसको आपको रिटेन करना है। तो आप जिस तरह वो सेल्स वाला अपने कस्टमर के लिए सोच रहा है, आपको उसके लिए सोचना है। लेकिन ये, और उसको जब सेल करना है ना, सामने वाले का ट्रस्ट गेन करना है। यहाँ आपको उसको सेल करना है, रिटेन करना है, तो आपको उसका ट्रस्ट गेन करना है। तो ऐसा ही ट्रस्ट डेफिसिट रहता है हमेशा एचआर ऐसा ही में। है। हाउ टू वर्क अपॉन दिस ट्रस्ट डेफिसिट? अप्रोचेबिलिटी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी एक मिथ है। अगेन मैं फिर दोबारा से एक बात बोलूँगा, पीपल हैव ऑल द राइट टू डिसएग्री विथ मी, लेकिन लोग ये समझते हैं कि अगर एचआर बहुत फ्रेंडली है ना, इफ़ एचआर इज़ टू फ्रेंडली, तो इसका मतलब एचआर इज़ यूजलेस। ठीक है, तो और मैं उसके बिल्कुल अपोजिट सोचता हूँ। और फिर वही अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि देखिए मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ना, आजमाई हुई बातें, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत फर्म बिलीफ रखता हूँ कि बीइंग फ्रेंडली एचआर, इट डजेंट मीन कि एचआर जो है ना वो आपका एम्पावर्ड नहीं है। बीइंग फ्रेंडली एचआर का मतलब ये नहीं है कि एचआर जो है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, या एचआर जो है वो उसको आप क्या नाम है घुमा सकते हैं, या एचआर से आप कोई पॉलिसीज एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, वो सारी चीज़ें, दैट्स अ सेपरेट थिंग। फ्रेंडली होने का मतलब ये है बीइंग अप्रोचेबल। लोगों से इज्जत से बात करो, लोगों से प्यार से बात करो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हट किए बगैर उनको वैल्यू दो, उनको सुनो। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी शायद नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक्टिव लिसनिंग से हल हो जाता है। लोगों को सिर्फ वो मीडियम चाहिए होता है कि उनको क्यों सुन तो ले, राइट। तो जब आप किसी को इतनी अहमियत देते हैं ना कि आप उसको अपने कमरे में बिठा के उससे 1 घंटा बात करते हैं, और आप 75% सिर्फ सुनते हैं और 25% बोलते हैं, समझ लीजिए आधे से ज़्यादा मसला तो वहीं हल हो गया। ठीक है, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अप्रोचेबिलिटी की। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ लर्न की है कि जब आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, अप्रोचेबल रहते हैं, तो ग्राउंड रियलिटीज़ का भी आपको पता चलता है। ठीक है ना, इट्स अ टू वे थिंग। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द टॉप मैनेजमेंट एज वेल कि जितना एचआर आपके एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज़ तो आपको पता ही नहीं है। और देयर कैन बी मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस, देयर कैन बी मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो डेलिबरेटली आप तक पहुंचाई भी ना जाती हों ड्यू टू सम रीजंस। तो वो कौन बताएगा आपको, वो ब्रिज कौन कवर करेगा? जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि एचआर इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ ब्रिज, रोल ऑफ अ ब्रिज। तो ब्रिज तो एक तरफ का नहीं होता, सही बात। ब्रिज तो हमेशा 2 साइड से ही कनेक्टेड होता है, राइट। तो अगर एचआर वाकई ब्रिज है और अगर वो सिर्फ एम्प्लॉयर सेंट्रिक है, तो फिर तो वो ब्रिज टूटेगा। सही बात। तो अगर उस ब्रिज को आपने कायम और दायम रखना है, सस्टेन्ड रखना है, तो यू नीड टू बी बैलेंस्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही तरफ हो जाए, यू नीड टू बी बैलेंस्ड। और वो बैलेंस्ड ऐसे ही होता है कि देखिए सम ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयज़ की डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हुई हुई होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना उनसे, तो जब हम उनकी डायरेक्शंस को और थॉट प्रोसेस को रीडायरेक्ट करते हैं ना, तो दे अंडरस्टैंड्स कि नहीं उसामा भाई आप सही कह रहे हैं, एक्चुअली मैं तो इस पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं रहा था, इसका ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है, राइट। तो उनको जो एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव वाली जो साइड है उसको सही तरीके से रीडायरेक्ट करके जब हम बताते हैं ना, तो अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ वही जो आपकी बात थी कि लोगों से प्यार से बात करना, इज्जत से बात करना, अखलाक से बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम इन्फ्लुएंस्ड हैं लोगों पे।
हम अप्रोचेबल हैं, वी आर ओपन टुवर्ड्स पीपल के लोग आए हमसे बात करें। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अभी ज्वाइन किया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जब मेरा पहला साल हुआ ना, देयर वाज नो एचआर बिफोर दैट, राइट। तो आई टुक इट एज अ चैलेंज, और मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी भी थी, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने फ्रॉम द स्क्रैच ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो है वो डिज़ाइन किया, बनाया। तो चैलेंजेस जो थे ना वो यही थे कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है एक्चुअल इश्यूज हैं क्या, वो मैनेजमेंट तक उस लेवल पे पहुंच नहीं रहे थे। ओके। तो एक साल के बाद मैं और मेरे जो हेड हैं, जो मैनेजर थे जिनको मैं रिपोर्ट करता था, वो बैठे, तो मेरा एवेल्यूएशन हो रहा था। तो उन्होंने जो है ना एक कॉम्प्लीमेंट्री वे में एक बात कही जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा कि आपका वो जो पूरा एक साल था ना वो सफल हो गया। उन्होंने कहा, उसामा थैंक यू सो मच, तुम्हारे आने से कम ये हुआ कि वी आर वेरी मच अलाइंड विद द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ द फ्लोर। हमें पता चलना शुरू हो गया ग्राउंड रियलिटीज़ में चैलेंजेस क्या चल रहा है, एंड आई कैन सी दैट पीपल आर वेरी मच कनेक्टेड टू यू। वो बात थी रिलेशनशिप बिल्डिंग की, ठीक है। तो बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल यू शुड वर्क ऑन योर रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स। The more you are good at the relationship building, the more you are aligned and connected with the people, the more you know the challenges of the people, and the more you get the opportunities to facilitate them accordingly, right? तो वो भी एक एलिमेंट है कि जो एचआर वाले होते हैं ना, फिर वो यूं करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, भाई आई एम एचआर, तुमने मुझसे इस तरह बात कैसे की, हाउ कैन यू डू दैट, हाउ द हेल आर यू, राइट, हु द हेल आर यू। इस तरह की बातें हम सुनते हैं अपने अराउंड कि हो रही हैं। तो जो एचआर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आपकी पॉडकास्ट के तवस्सुल से कि प्लीज़ डोंट डू दैट। बी हम्बल, बी काइंड, बी try to make someone comfortable. That's it. The more you make comfortable, the more you are allowing people to come to you with their problems. अगर उन प्रॉब्लम से आप भागने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आप वो इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे अपने रोल के साथ। शहजाद भाई के पास 2-3 बड़े अच्छे जुमले हैं इस पे। जैसे खासतौर पे एक वो कहते हैं ना कि मैं दोस्ताना रवैया रखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं दोस्त हूँ। दोस्ताना रवैया रखना डिफरेंट बात है, दोस्त होना डिफरेंट बात है। तो और वो जो गैरी वी की हम कल भी बात कर रहे थे, आई एम फ्रेंडली टू एवरीवन, इट डजंट मीन आई एम फ्रेंड ऑफ एवरीवन। और गैरी वी ने कहा है कि बी काइंड बट डोंट बी नाइस। तो काइंड होना अच्छी बात है, क्योंकि जब काइंड होते हैं तो आप थोड़ा ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करते हैं। नाइस में शुगर कोटिंग आ जाती है, नाइस में कनेक्टनेस आ जाती है, आप अपने मतलब के लिए किसी से नाइस हो रहे हो, सही है, जस्ट टू गेट थिंग्स आउट ऑफ इट। लेकिन काइंड हो गए तो यार आप उसकी बेसिस पे काम करना चाह रहे हो, और ट्रस्ट ऐसे डेवलप होता है ना। ऐसे ही है, ट्रस्ट टू वे होता है। कभी फहद मैं आपको बात बताऊं, ऐसा होता है कि आप से लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस ड्यू टू सम रीज़न आप नहीं अचीव कर पाते। ऐसा होता है कि आप फेल होते हैं। अच्छा, फेल ऐसे नहीं कि आप डेलिबरेटली फेल हो गए। फॉर एग्जांपल लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि यार एचआर जो एक बहुत बड़ी कोई एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटी कराएगा। एचआर भी बड़ा एनर्जेटिक और जो है वो काफ़ी एनर्जी शो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है। मे बी ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीज़न, वैलिड रीज़न, लेजिट रीज़न, बजट अप्रूव नहीं हुआ, कंपनी ने कहती यार अभी नहीं करा सकते, ठीक है। तो एचआर जब ट्रस्ट डेवलप हुआ होता है ना, जब लोगों को पता होता है कि यार नहीं वाकई इस बंदे ने हमारे लिए एफर्ट की थी, या इस डिपार्टमेंट ने हमारे लिए, नॉट बंदा, डिपार्टमेंट ने हमारे लिए एफर्ट की थी, तो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। और इस तरह होता है कि मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हुआ कि हम वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सके, लेकिन लोगों ने कहा हाँ भाई कोई बात नहीं, वी एग्जैक्टली नो कि एफर्ट हुई हैं। तो अब उसमें क्या है, मेरा कुछ नहीं गया ना, लेकिन एटलीस्ट वो जो एक रिलेशनशिप था ना वो कायम रहा, जो आगे मुझे जाके उनके साथ मजीद रिलेशनशिप बिल्डिंग में हेल्प करेगा। नहीं, आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने घरों में, दोस्तों यारों में, सब में देखा है कि यार अगर ये बोलेगा ना तो कर दूंगा, ये बोलेगा जान दे दूंगा, प्यार से बोल जान दे दूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक कंपनी में था, नया नया गया था, तो मेरे बॉस ने प्रोबेशन पे था, 6 महीने के प्रोबेशन के बाद कुछ 20% शायद इंक्रीमेंट वो था, प्रॉमिस था। 6 महीने गुजर गए, 6 महीने बाद मैंने देखा तो 45% लगा हुआ था ना।
मैं बड़ा खुश हुआ, लेटर मुझे मेरे बॉस के बॉस ने दिया। वो बड़े खुश थे कि यार यू आर डूइंग ग्रेट जॉब और ऐसे ही लगे रहना, ताकि क्योंकि ज़ाहिर है आप नए आईबी से ग्रेजुएट करके आते हैं ना, तो जॉब में होता है तो थोड़ा सा हथेली का छाला बना के रखा जाता है क्योंकि मसला ये होता है कि उस वक्त लोग हॉप बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे होते ऐसे ही हैं, है। और वो एक ज़ाहिर है लोकल कंपनी थी और आपको पता था कि हाँ यार, एक मल्टीनेशनल की अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों के पास में, थोड़ा रिटेन करके रखो। ऐसे ही है। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, और मैं बड़ा अच्छा फील किया। मैं घर पे आके मैंने फुल ऐलान कर दिया, पार्टी शार्टी करा दी, पिज़्ज़ा वीज़ा मंगवा लिए, सब कुछ। 2-3 दिन बाद मुझे बुला के बोलते हैं कि यार वो वापस करना पड़ेगा। मैंने क्या? तो कहते हैं वो इंक्रीमेंट ना थोड़ा सा मसला हुआ है और मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाह रहा था, मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला सकता तुमसे, मैं किस तरह बात करूं तुमसे। अच्छा, वो बंदा था कि जिसको सुन के ना अगर बोले कि भाई फैसल साहब बुला रहे हैं, तो बंदे का पेशाब निकल जाता था कि यार और पता नहीं क्या कर लेंगे ये। इतने ज़्यादा वो हैविली आर्मर्ड आदमी थे, हेवीली आर्मर्ड आदमी थे कि उनसे ना लोग बात नहीं कर सकते थे, और मेरी बहुत कम इंटरेक्शन होती थी उनसे। तो जब भी हुई बड़ी धमाकेदार हुई, या उन्होंने मेरे बॉस की बजाई है या हम सबकी बजाई है, लेकिन उस वक्त वो सारा सफल हो गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था यार बेहतरीन काम, क्योंकि मैं अगर किसी की क्लास ले रहा हूँ तो उसको सही करने के लिए ले रहा हूँ, बट मुझे काफ़ी था कि मेरे पास ऐसा लीडर है जो रिकग्नाइज कर रहा है, भले वो हमारी क्लास लेता रहता है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, तो मैंने कहा ठीक है बॉस, क्या करना है आप बताएं। तो वो चीज़ मेरे अंदर आ गई ना, मैंने कहा आपने किया था, मैं तैयार हूँ इसमें, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। तो बोले नहीं यार, ये मेरे कहने पे नहीं, बस मैनेजमेंट के कहने पे। उन्होंने कहा हमें वापस करना पड़ेगा, फिर कोई 15-18% लगा था मेरा। तो मैंने बॉस कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद से मेरी उनसे जो एक रैपो थी वो बहुत डेवलप हो गई थी, बहुत चेंज हो गई। 3 साल मैंने वहाँ काम किया, वो कहीं ना कहीं मुझे रिगार्ड करते थे, क्योंकि वो ट्रस्ट डेवलप हो गया था आपस में कि यार आई एम नॉट हेयर फॉर दिस मनी थिंग। वरना मैं बोल सकता था कि यार मैं तो नहीं दे रहा, या फिर क्या बकवास है या कुछ है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता था। बट उन्होंने मेरा रिगार्ड किया। कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता, जीतते वही, ऐसे ही है, सही है, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया, रिगार्ड वाला एलिमेंट खत्म हो जाता, तो मैं अपॉर्चुनिटी भी लूज कर देता मैं। ऐसे ही लेकिन जिस तरह उन्होंने कम्युनिकेट किया कि एक ऐसा बंदा जिससे आदमी बात नहीं कर सकता खड़े होके, उसने वो आपसे आंखें नहीं मिला रहा, वो शर्मिंदा आपके सामने, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं यार आपने मेरे लिए इतना किया, ऐसे ही है, आप अपने आप को वहां से नीचे मेरे लिए लेकर आए, आपके लिए जान हाजिर है। दैट्स ट्रू। तो एज एन एम्प्लॉय मैंने किया। फिर उसके बाद वो ऐसे बंदे थे कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्यूल हमारा ऑन एक्चुअल होता था, तो फ्यूल पे अगर उन्होंने साइन कर दिए और मैं नीचे फाइनेंस में जाके कर दिया, तो फाइनेंस वाले ने अगर पंगा किया कि ये क्यों हो गया, इतना तो डिस्टेंस नहीं बनता, ये नहीं बनता, तो मुझे सिर्फ यहाँ नीचे से बैठ के ना मैसेज करने की देर होती, नीचे आ जाते, क्या हुआ, कौन अप्रूव नहीं कर रहा, क्या मसला है इसमें, ये है वो है, लताड़ देते थे वो। मैं खड़ा हूँ ना, मैंने साइन किया ना, मैं हर चीज़ देख रहा हूँ, मुझे पता है क्या मेरे बंदे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये होती है लीडरशिप, भी होता है ट्रस्ट, ऐसे ही है, तो आपको पता चल जाता है। ऐसे ही तो ये सीन है। चलें इसको कंक्लूड करते हैं, और बड़ी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन रही। यस ट्रू। और जाते जाते मैं बस एक सवाल ज़रूर करूँगा जो मैं अक्सर लोगों से करता हूँ, खासतौर पर कॉर्पोरेट वालों से ज़रूर करता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकल के आ जाती हैं, कभी कभी बहुत इन डेप्थ चीज़ें निकल के आती हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आप यकीन रखते हैं लोग आपसे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन आप कहते हैं कि यार मैं मर मिट जाऊँगा, ये चीज़ आज आपको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन कल आप ज़रूर यकीन करेंगे इस पर। तो कौन सा ऐसा आइडिया है about life, about work, about relationship, about anything in your life, regardless of anything, कि यार आप स्पेसिफिक वर्क से बोलो, कौन सी ऐसी चीज़ जो आपका बड़ा एक कन्विक्शन है, एक पर्टिकुलर बिलीफ है, और लोग अक्सर आपसे एग्री नहीं करते, बट यू स्टैंड बाय दैट। मैं बात करूँगा फहद रिलेशनशिप की, ठीक है। हो सकता है बाय वर्ड्स जो हैं लोग एग्री कर जाएं, लेकिन प्रैक्टिकली लोग करते नहीं हैं। मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ, और कहीं ना कहीं हम खुद भी जो है वो स्लिप हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी भी रिलेशनशिप को सस्टेन रखने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपकी ऑडियंस को आपकी पॉडकास्ट के तवस्सुल से ये समझाना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो बाप बेटे का हो, पेरेंट्स का हो, स्पाउसेस का हो, ऑफिशियल प्रोफेशनल लाइफ में कोलीग्स का हो, सबऑर्डिनेट्स मैनेजर्स का हो, या किस तरह से हो, इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। दैट इज़ VIR। मैंने भी कहीं से सीखा है। मैं भी अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़कीउद्दीन अहमद, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी। VIR, वैल्यू, इंक्लूडेड एंड रिस्पेक्टेड। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपने बस ये ख्याल रखना है कि सामने वाले को वैल्यू करना है, उसको इंक्लूडेड फील कराना है, और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आप देख लीजिएगा,
मैं खुद अगेन फिर वही बात तीसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने आजमाया है ये सीखने से पहले भी। ये तो वर्ड्स मैंने अभी सीखे ये चीज़ें, लेकिन मैंने ये वाकई आजमाया कि ये 3 चीज़ें जब कहीं पे भी होती हैं ना किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, वो रिलेशनशिप कभी डैमेज नहीं होती। और ये सब पे अप्लाई होता है। इट्स नॉट पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली टुवर्ड्स HR प्रोफेशनल्स और HR डोमेन। हर जगह ये चीज़ें ये होती है, रेलेवेंट है। और लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर वो किसी को वैल्यू नहीं कर रहे, किसी को इंक्लूडेड फील नहीं करा रहे और किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इनमें से कोई 2 चीज़ें भी मिसिंग है, कोई एक चीज़ भी मिसिंग है ना, तो रिलेशनशिप में आपको देखिएगा डैमेज आ जाएगा। बेहतरीन भाई। VIR, वैल्यूड, इंक्लूडेड एंड रिस्पेक्टेड। आई कैन रिलेट टू ईच एंड एवरीथिंग। सारे रिलेशनशिप में, सब चीज़ों में। मैं अपने बेटे से बात करूं, बेटी से बात करूं, एब्सोल्युटली। मतलब अक्सर ये देखना शुरू कर दिया कि बेटी ने अगर मेरे फेसबुक पे देखा कि आपने माँ के साथ पिक्चर लगाई है, मेरे साथ तो नहीं लगाई। मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा बेटा ये 2 महीने पहले तुम्हारे साथ भी तो लगी हुई है। अच्छा अभी रिसेंटली नहीं लगाई आपने। तो शी डिड नॉट फील इंक्लूडेड और वैल्यूड। हमारे घरों में यही होता है। मैं अक्सर रिलेशनशिप की अपने पॉडकास्ट से बात करता हूँ। जी पहले तो सुनिए। हाँ, तो आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं अपनी खातून को कि भाई जो चीज़ चल रही है घर में, जॉइंट फैमिली सिस्टम के इश्यूज इतना चलते हैं कि यू आर नॉट वैल्यूइंग और इंक्लूडिंग समबडी, क्योंकि ऐसा होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है फहद कि आप उस मशवरे में अमल करें, लेकिन आप सिर्फ मशवरा ले लेना तो सामने वाला अपने आप को बहुत वैल्यूड फील करता है। ये इंक्लूडेड वाली और वैल्यूड वाली बात आ रही है। बिल्कुल कि आप अक्सर अपनी सिर्फ स्पॉइस से ही पूछ लेना तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए। अब बेशक आप करें वही जो आपका दिल चाह रहा है, लेकिन शी विल फील कॉन्फिडेंट, शी विल फील कंफर्टेबल कि यार शी विल फील गुड एक्चुअली अबाउट दैट सिचुएशन। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, काफ़ी सारे मैंने ऐसे दोस्त यार देखे हैं, लड़के देखे जो मसले कर रहे हैं, जिनके इश्यूज चल रहे हैं, वो ये है कि ख़वातीन चिक बहुत करती हैं, चिक बहुत करती हैं। मैंने कहा यकीन मानो, मेरा एक्सपीरियंस है 90% ऑफ द चिक एक्चुअली डाइज डाउन व्हेन यू लिसन टू इट। एब्सोल्युटली। बहुत दफ़ा औरत ये नहीं कहती कि मैं तुम्हें बता रही हूँ जाओ जाके टांगे तोड़ो दो, नहीं, और मैं सुन लो। सही है। और इसी वजह से कितने रिलेशनशिप चलते भी हैं। मेरा भी चला, आपको सब लोगों का चलता है, क्योंकि एट द एंड आप भी कभी कर रहे होते हो, वो भी कर रही होती है। लेकिन ये चीज़ गलत है कि नहीं यार, जो है वो सहो, ये करो वो करो। शी फील्स इंक्लूडेड व्हेन शी कैन टॉक टू यू। सुन लो, ठीक है, हो गया बस। अच्छा, इमोशंस एक मोमेंट तक हाई होते हैं ना फहद। आप देखिए 40 मिनट्स, हार्डली 40 मिनट्स की शायद मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर 40 मिनट्स आपके भी वो इमोशंस नहीं होते जो सामने वाली की इमोशंस होते हैं। मैं वाइफ की बात कर रहा हूँ, तो वो आप सुन लेंगे ना जब आपकी वाली बात, तो 40 मिनट्स बाद एवरीथिंग विल बी लाइक नॉर्मल, कुछ हुआ भी था क्या, राइट? तो वो बस वही मोमेंट होता है एक स्टिमुलस का, वेयर यू नीड टू प्रूव योर 100% विजडम लेवल कि आपको करना क्या है। कुछ लोग वहाँ मार खा जाते हैं माजरत के साथ, लेकिन ये कि अगर वहाँ पे आप अपना प्योर विजडम लेवल लगा देना कि नहीं यार अभी नहीं, तो फिर मामलात जो है वो बेहतर रहते हैं। चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और हमने काफ़ी अनकन्वेंशनल HR टॉक्स किए हैं, क्योंकि कन्वेंशनल लोग करते रहते हैं, शुगर कोट करते रहते हैं। हमने कहा थोड़ा शुगर कोट हटाया जाए, एब्सोल्यूट टर्म से बात की जाए, क्योंकि मेरे भी अपने एक्सपीरियंसेस डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉयज़ में रह चुका हूँ। मैं अच्छे एम्प्लॉयज़ में भी रह चुका हूँ, और मेरा बड़ा वास्ता रहा इन लोगों से, और इनसे भी रहता है, क्योंकि हम लोग साथ में काम कर रहे होते हैं। तो इट्स अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन। और कुछ ऐसे कमेंट्स हो, कुछ स्पेसिफिक एरियाज हो जिस पे आप ज़्यादा बात करवाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो लेट अस नो, क्योंकि व्हेन वी टॉक ओपनली। एब्सोल्युटली। तो इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा मुलाकात होगी आपसे भी। थैंक यू। और आपकी मुलाकात होगी किसी दूसरे गेस्ट से। जब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।